पी ब्लॉक का वर्ग 15। वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहा जाता है। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तत्व वर्ग 15 के तत्व हैं। क्या आपको पता है नाइट्रोजन इसी वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन के गुण इन तत्वों से भिन्न होते हैं, इसे नाइट्रोजन का भिन्न व्यवहार कहते हैं। क्या आप बता सकते हो नाइट्रोजन अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में भिन्न गुण प्रदर्शित क्यों करता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बात को समझने वाले हैं। नाइट्रोजन का असामान्य या भिन्न व्यवहार। नाइट्रोजन के गुण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं, इसे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार या भिन्न व्यवहार या असंगत व्यवहार भी कहा जाता है। और इस टॉपिक पर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार का कारण क्या है। तो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है। आपको पता होगा जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने का कारण क्या है? वर्ग में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। नाइट्रोजन में केवल 2 कोश होते हैं, फास्फोरस में 3 कोश होते हैं, आर्सेनिक में 4 कोश होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है। इसका मतलब है कि एक वर्ग में, इस वर्ग 15 में नाइट्रोजन का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। छोटा आकार होने से क्या होता है? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी भी अधिक होती है। जब परमाणु का आकार छोटा होता है तो छोटे परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं तो नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिसे नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक होता है तो नाभिक का इन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक होता है। परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। छोटे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है जबकि बड़े आकार के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है क्योंकि उनमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है। अगर आप छोटे परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या दी गई ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। छोटे परमाणु की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत होती है तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हम आगे लिखते हैं, तो इसके बाद 3s 3p आता है, 4s 3d 4p आता है। अगर आप इस विन्यास को ध्यान से देखते हो तो नाइट्रोजन में केवल प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा होती है। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा होती है। दूसरी कक्षा में एस उपकोष और पी उपकोष होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में केवल 2 कक्षाएं होती हैं। दूसरी कक्षा में डी उपकोष अनुपस्थित होता है। दूसरी कक्षा में 2d उपकोष नहीं पाया जाता। डी उपकोष कहाँ से प्रारंभ होता है? तीसरी कक्षा से। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन में रिक्त, ये सभी खाली कक्षक हैं, नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन के गुण अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण भिन्न होते हैं। अभी हमने केवल कारण को समझा। तो ये 4 कारण हैं जो हमें बताते हैं कि नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। सबसे पहला व्यवहार, नाइट्रोजन स्वयं के साथ और छोटे आकार व अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ पी पाई बहुआबंध बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नाइट्रोजन परमाणु स्वयं के साथ, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 तो पाई बंध बनाता है और बीच में एक सिग्मा बंध बनाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 पाई और एक सिग्मा बंध बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा और एक पाई बंध बनाता है। इस पाई बंध को पी पाई बंध कहा जाता है। नाइट्रोजन एक पाई बंध बना सकता है, 2 पाई बंध बना सकता है, मतलब नाइट्रोजन पी पाई बहुआबंध बनाता है, बहुत सारे पी पाई बंध बनाता है। पाई और सिग्मा बंध कैसे बनते हैं? तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश देखते हैं। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसे हम Px, इसे हम Py और इसे Pz कक्षक बोलते हैं। तीनों कक्षक x, y और z अक्ष पर होते हैं और तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती है। तीनों कक्षक डमलाकार होते हैं। Px कक्षक x अक्ष पर स्थित होता है इस तरह से, y कक्षक y अक्ष पर और z कक्षक z अक्ष पर होता है। जब इस नाइट्रोजन परमाणु के समीप दूसरा नाइट्रोजन परमाणु आता है तो उसमें भी 3 कक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। Px और Px दोनों नाइट्रोजन के x अक्ष पर स्थित कक्षक इस तरह से होते हैं। तो ये कक्षक और इन कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच साझा होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है और सहसंयोजक बंध बनाता है।
तो दोनों पी कक्षक एक अक्ष पर होते हैं, तो आमने सामने होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक आपस में मिलकर अणु के कक्षक बनाते हैं और दो परमाणुओं के कक्षक का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। तो दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच जब बंध का निर्माण होता है तो उनके कक्षक आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए कक्षक बनाते हैं। इसे हम अतिव्यापन बोलते हैं। जब इस तरह से अतिव्यापन होता है तो जो नया कक्षक बनता है उसे सिग्मा कक्षक और जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। परंतु px कक्षक को छोड़कर बाकी दोनों कक्षक py और pz एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक नाइट्रोजन परमाणु का py कक्षक इस तरह से, दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का py कक्षक, दोनों ही py कक्षक एक दूसरे के समांतर होते हैं इस तरह से। तो इनमें साइड टू साइड अतिव्यापन होता है, मतलब पार्श्व अतिव्यापन होता है। इनमें आमने सामने सम्मुख अतिव्यापन होता है और इनमें पार्श्व अतिव्यापन होता है। ये इनका साइड का हिस्सा एक दूसरे में मिक्स होता है। तो इस प्रकार से बना कक्षक पाई कक्षक कहलाता है, पाई आणविक कक्षक कहलाता है। और इस तरह से जो बंध बनता है, मतलब जब दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के py कक्षक के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो जो बंध बनता है उसे हम पाई बंध बोलते हैं। इसी तरह pz कक्षक को हम देखते हैं तो pz कक्षक इस तरह से, यहाँ भी pz कक्षक इस तरह से। दोनों ही pz कक्षक एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच में अतिव्यापन होता है। तो यहाँ भी क्या बनता है, पाई आणविक कक्षक बनता है, पाई बंध बनता है। तो इस तरह से जब दो नाइट्रोजन के परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच दो तो पाई बंध बनते हैं और एक सिग्मा बंध बनता है। पाई बंध का निर्माण दो पी कक्षक के, इन दोनों के py और pz कक्षक के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण होता है और इस प्रकार के अतिव्यापन को हम p अतिव्यापन बोलते हैं या फिर pp पार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं। और इसी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। तो नाइट्रोजन में ppi बहुआबंध बनाने का गुण होता है। नाइट्रोजन छोटे परमाणुओं के साथ, नाइट्रोजन स्वयं के साथ या कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पाई बंध बना सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन छोटे आकार के परमाणु होते हैं और इनकी विद्युत ऋणता भी अधिक होती है। इस वर्ग के भारी तत्व ppi बंध नहीं बनाते क्योंकि भारी तत्वों का में परमाणु कक्षक बड़े होते हैं और इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता है। भारी तत्वों का मतलब है नीचे आने वाले तत्व। जब वर्ग में हम नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार भी बढ़ता है और परमाणु भार भी बढ़ता है। तो नीचे के तत्व भारी होते हैं। आकार बड़ा होने के कारण जैसे फास्फोरस के दो परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनका आकार नाइट्रोजन से बड़ा होता है, तो इनके बीच की दूरी अधिक होती है। दूरी अधिक होने के कारण इनके py और pz कक्षक पार्श्व अतिव्यापन नहीं कर पाते। मतलब इसका हम y कक्षक लेते हैं तो ये कक्षक दूर होते हैं, तो इनमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता है। ये एक दूसरे के साथ सरलता से मिक्स नहीं होते। तो फास्फोरस के दो परमाणु के बीच केवल सिग्मा बंध बनता है, पाई बंध नहीं बनता है। तो वर्ग के भारी तत्व ppi बंध नहीं बनाते और कारण क्या है, उनका परमाणु आकार बड़ा होता है, उनमें परमाणु कक्षक भी बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के परमाणुओं में प्रभावी अतिव्यापन नहीं होता है, मतलब अतिव्यापन बहुत कम होता है।
सम्मुख अतिव्यापन होता है, आमने सामने का अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंध बन जाता है, परंतु पार्श्व अतिव्यापन, साइड टू साइड अतिव्यापन नहीं होता है, तो ये तत्व पाई बंध नहीं बनाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। इस प्रकृति में नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में पाया जाता है, जबकि अन्य तत्व इस तरह का अणु नहीं बनाते। फास्फोरस का अणु P4 अणु होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के अणु बहुपरमाणु अणु होते हैं, जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। केवल नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। इस रूप में, इस N2 गैस के रूप में नाइट्रोजन प्रकृति में पाया जाता है। इसके एक अणु में 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। फास्फोरस के अणु की बात करते हैं तो इसका अणु बहुपरमाणु का अणु होता है। फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और प्रत्येक फास्फोरस का परमाणु केवल सिग्मा बंध बनाता है। इस फास्फोरस के साथ एक सिग्मा बंध बनाया जाता है। यह फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ एक सिग्मा बंध बनाता है। इसी तरह यह फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ एक सिग्मा बंध बनाता है। सभी सिग्मा बंध होते हैं, यहाँ पर पाई बंध नहीं बनता। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एकल बंध बनाते हैं, मतलब इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। बिस्मथ यह धात्विक बंध बनाता है, क्योंकि बिस्मथ धातु है। पिछले वीडियो में आपने समझा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति धात्विक गुण कहलाती है। और धात्विक गुण बिस्मथ में अधिक होते हैं तो बिस्मथ धातु होती है। आर्सेनिक, एंटीमनी ये दोनों उपधातु होते हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। फास्फोरस अधातु होता है, नाइट्रोजन भी अधातु होता है। तो इन सभी तत्वों में बिस्मथ धातु है, और धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध किसके बीच बनता है? धातुओं में धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो धातुओं में धातुओं के परमाणु आयन के रूप में होते हैं, धनायन के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है। धातुओं में इस आज़ाद इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, क्लाउड होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अब्र भी कह सकते हैं। बहुत सारे धनायन होते हैं, और धनायन के चारों ओर और धनायन के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है, क्योंकि इन पर विपरीत आवेश होता है। उस आकर्षण बल को धात्विक बंध कहा जाता है। तो धातुओं में धात्विक बंध होता है। नाइट्रोजन अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता। आपने क्लास 11 में समझा होगा कि अष्टक का नियम क्या होता है। लुईस के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर किसी परमाणु को बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं तो वह परमाणु स्थायी हो जाता है। प्रत्येक परमाणु स्थायी होना चाहता है। स्थायी होने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर या इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाता है, अपना अष्टक पूरा करता है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बंध बनाते समय अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक हो जाती है। जब किसी अणु के किसी तत्व के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे प्रसारित अष्टक या अष्टक का प्रसार कहते हैं। नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार या विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। अतः नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। चलो इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर इस नोट में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है,
और मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश, दूसरा कोश, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन अन्य तत्वों के परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे इस अणु में, यह अमोनिया गैस का अणु है NH3। इसमें नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ करता है। इस कक्षक में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इससे एक सहसंयोजक बंध बनता है, इससे दूसरा और इससे तीसरा। इस तरह से नाइट्रोजन 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। इसके अलावा इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। यह जोड़ा सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर यह कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। तो ये इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में होते हैं? इस रूप में होते हैं। इनको हम एकाकी युग्म कहते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म होता है और वे सभी अणु जिनमें किसी तत्व के परमाणु के पास एकाकी युग्म होता है, वे एकाकी युग्म को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। किस परमाणु को दे सकते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे H+ आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को इस H+ आयन को देता है और इलेक्ट्रॉन युग्म देने से बना बंध उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या इस आयन में 1, 2, 3, 4 होती है और इसमें 3 होती है। इसे हम अमोनिया गैस कहते हैं। और जब H+ आयन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो NH4+ बनता है, जिसे हम अमोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है और यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता 4 है। तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 4 से अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। शेष अन्य तत्वों में, नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। तो इससे क्या होता है? नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि इनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। जैसे हम फास्फोरस की बात करते हैं, यह फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा होती है और तीसरी कक्षा में रिक्त डी कक्षक होता है। यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है। 3p से अधिक ऊर्जा 4s की होती है और 4s से अधिक ऊर्जा 3d की होती है। तो 4s के बाद 3d को लिखा जाता है, परंतु 3d इस तीसरी कक्षा का उपकोष होता है। तो इसे हम इसके साथ लिख देते हैं इस तरह से। डी उपकोष खाली है, इसमें 5 कक्षक रिक्त होते हैं। जब फास्फोरस के केवल 3 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं तो फास्फोरस 3 सहसंयोजक बंध बनाता है और जब यह इलेक्ट्रॉन युग्म बंध निर्माण में भाग लेता है, उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो फास्फोरस के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या 4 हो जाती है। परंतु जब फास्फोरस को गर्म करते हैं तो फास्फोरस उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने का मतलब है कि एस कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन इस रिक्त डी कक्षक में चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब फास्फोरस को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर इस रिक्त डी कक्षक में चला जाता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन बोलते हैं। ऐसा होने पर आप देख सकते हो
प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक होती है। तो एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और एक डी कक्षक बंध निर्माण में भाग ले सकता है। ये पांचों कक्षक बंध निर्माण में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो फास्फोरस 5 सहसंयोजक बंध बना सकता है। जैसे PCl5 अणु में फास्फोरस 5 क्लोरीन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके 5 बंध बनाता है। एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो इस फास्फोरस के आसपास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। फास्फोरस के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम अष्टक का प्रसार बोलते हैं। तो फास्फोरस की यहाँ संयोजकता कितनी हो जाती है? 5। नाइट्रोजन को छोड़कर शेष अन्य सभी तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है, क्योंकि उन सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अतः ये जल में अधिक विलय होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण इन हाइड्राइड का क्वथनांक अधिक होता है, जैसे NH3 या नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। जब किसी तत्व के परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इस प्रकार के यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड होती है और अमोनिया जल में अधिक घुलनशील होती है, क्योंकि अमोनिया जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों के हाइड्राइड, जैसे फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, इसे हम फॉस्फिन गैस कहते हैं। और PH3 गैस जल में अविलय होती है, नहीं घुलती, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंध कौन से अणु बनाते हैं, इस बात को याद रखना, आपके बहुत ही काम आएगा यह नोट। वे सभी अणु जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं और इन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उन अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस प्रकार के अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। NH3 में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फॉस्फिन की बात करते हैं तो फॉस्फिन में फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लूओरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनमें से किसी भी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो इस अणु में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ये तीनों तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तीनों का क्रम इस प्रकार है 1 2 3। फ्लूओरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है, उसके बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है और तीसरा नंबर नाइट्रोजन का है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उन सभी अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि जल के अणुओं में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अमोनिया जल में क्यों घुल जाती है? क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है, जबकि इसी वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, तो जल में नहीं घुलते। N2 अणु की आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। प्रकृति में नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में मिलता है और N2 अणु में 3 बंध होते हैं, 2 पाई और 1 सिग्मा बंध। तीनों बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 941.4 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 मोल किलो जूल प्रति मोल, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस के अणु हैं और उन सभी अणुओं में हमें इन बंधों को तोड़ना है, तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
जो बहुत अधिक ऊर्जा है। नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व इस वर्ग के अन्य तत्व केवल एकल बंध बनाते हैं और एकल बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसी कारण नाइट्रोजन अणु की आबंध वियोजन ऊर्जा बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक होती है और अन्य तत्वों की आबंध वियोजन ऊर्जा कम होती है। एक NN बंध एक PP बंध की तुलना में दुर्बल होता है। यहाँ पर बंधों की संख्या 3 है, परंतु यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड की। तो यह सिंगल बॉन्ड अन्य तत्वों के सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा है, तो नाइट्रोजन के एकल बंध वाले इस अणु में जब नाइट्रोजन के दोनों परमाणु एकल बंध बनाते हैं तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इसमें अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है और ऐसा होने पर नाइट्रोजन में श्रृंखलन गुण कम होता है। तो चलो इसे हम समझते हैं। श्रृंखलन गुण किसे कहते हैं? श्रृंखलन का मतलब है श्रृंखला बनाना। जैसे आप जानते हो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की श्रृंखलाएं बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह से अनेक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। इस गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है और यह गुण सबसे अधिक कार्बन में होता है। इसी कारण कार्बन के यौगिक इस प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम यहाँ पर कार्बन की बात नहीं करेंगे, हमें केवल वर्ग 15 के तत्वों की बात करना है। तो मान लो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर इस तरह से श्रृंखला बनाते हैं और नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध बनता है। प्रत्येक नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बंध बनाता है, परंतु 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एकल बंध बनता है। नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है। छोटे परमाणु होने से क्या होगा? इस बंध की लंबाई कम होगी, क्योंकि जब परमाणुओं का आकार छोटा होता है तो परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और बंध की लंबाई कम हो जाती है। परमाणुओं के समीप आने से इन परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, बंध की लंबाई कम हो जाती है, एकल बंध की लंबाई कम हो जाती है। परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रतिकर्षण को अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कहते हैं और यह प्रतिकर्षण अधिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो उससे होगा क्या? यह बंध कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं तो यह बंध सरलता से टूट जाता है। मतलब नाइट्रोजन द्वारा बनाया गया एकल बंध दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है और इसी दुर्बल बंध के कारण नाइट्रोजन में इस तरह की श्रृंखला बनाने का गुण नहीं होता है। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जैसे फास्फोरस में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इस तरह से फास्फोरस एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखलाएं बना सकते हैं। यहाँ पर बंध प्रबल होता है। फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है तो फास्फोरस के परमाणु दूर चले जाते हैं, बंध की लंबाई अधिक होती है, तो फास्फोरस के दोनों फास्फोरस परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, तो यह बंध प्रबल होता है। NN एकल बंध दुर्बल होता है, PP एकल बंध प्रबल होता है। तो नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता